सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे डेफिनेटली वो इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है कोरोना के हवाले से एक बहस चल रही है। बहस क्या है? आइसोलेशन होनी चाहिए या नहीं, ये जो मार्केट्स हैं ये बंद होनी चाहिए या नहीं। चाइना ने इसको कंट्रोल किया, वुहान में जहाँ से ये शुरू हुआ था, मुकम्मल तौर पर उसको आइसोलेट करके, उसको बंद करके, ना कोई अंदर जा सकता था शहर के, ना कोई बाहर आ सकता था। अमेरिका में बहुत सारी रियासतों में कर्फ्यू लगा दिया गया और बहुत सारी दीगर जो जगह हैं वहाँ पर एक मुकम्मल आइसोलेशन पर गौर किया जा रहा है। हमारा हमसाया, बिटर हमसाया नरेंद्र मोदी भारत में 22 मार्च को पूरे भारत में कर्फ्यू का फैसला कर लिया गया। इसका इलाज ही इसके अलावा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस पे बहस लोग कर रहे हैं। बंद होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, इदारे खुले रखने चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये बहस क्यों है पाकिस्तान में। नहीं होनी चाहिए थी ये बहस। एग्जेक्टिव के पास ये इख्तियार होना चाहिए था और वही जो फैसला करें वो बेहतर। कल भी मैंने जिक्र किया था एक दूसरी बहस पूरी दुनिया में कि फौज के हवाले कर दिए जाएं हॉस्पिटल। स्पेन में सारे हॉस्पिटल नेशनलाइज कर दिए गए, इटली और फ्रांस में हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी जो उनके गार्ड्स हैं वो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम किसकी तरफ देख रहे हैं इस वक्त? मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, CMH में, MHS में जो है मुकम्मल अंदाज में काम हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है। और इस वक्त जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हमारी जो मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे शामिल हैं और वो उसको देख रहे हैं। तो ये बेहतर ना हो कि आप इस मुल्क में मेडिकल एमरजेंसी ऐलान करें और ये जो सारे मामलात हैं ये आप फ़ौज के हवाले करें, क्योंकि ये एक एमरजेंसी है, एक क्लेमिटी है जिसने हिट किया। जैसे ज़लज़ला आता है तो वहाँ पर रेस्क्यू के लिए फ़ौज जाती है, फ्लड आता है रेस्क्यू के लिए फ़ौज जाती है। अभी ये एक आफत आई है तो आप फ़ौज के हवाले करें, एमरजेंसी लगाएं, प्राइम मिनिस्टर साथ बैठें उनके। और अगर अदलिया भी इस मामले में अपना एक रोल अदा करना चाहती है तो वो भी उसमें बैठे और लीड रोल फ़ौज को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं कि इस किस्म की जब क्लेमिटी को हिट करे तो वो कौम को निकाल सकते हैं। उनके पास माजी में बारहा उन्होंने ज़लज़लों में, तूफ़ानों में, फ्लड्स में ये इस बात को साबित किया है कि हमारी फ़ौज इस काबिल है, इस अहल है। और दूसरी बात कि आप आइसोलेशन करें, क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा, बिजनेसेस बंद करने पड़ेंगे। एक दफ़ा आप बंद कर दें, एक हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 15 दिन में ये वायरस ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ये होगा, जो अगर ये नकलो हरकत को महदूद कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इसको पालना है, अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक जोंक की तरह इस मुल्क को लिपट जाए और ये खून चूसता रहे, तो फिर खुले रखें आप इदारों को। फिर आप दफ्तरों में आने जाने का आप खुला रखेंगे, ठीक है, लोग आते जाएं, ये बीमारी फैलाते जाएं। हमने मुराद अली शाह साहब की बहुत तारीफ़ की है इस प्रोग्राम से, और मेरे लिए अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी मज़ीद तारीफ़ कर सकूँ। बड़ा ज़बरदस्त इस नौजवान वज़ीर आला ने फ़ैसले किए हैं, बड़ा टाइमली फ़ैसले किए हैं। बिलावल भुट्टो ने भी आज देखें, उनका बड़ा इख्तलाफ है इमरान खान साहब से, बड़े दिल गुर्दे की बात है। आज बिलावल भुट्टो ने भी लीडरशिप का मुजाहरा किया। सुनवाइए ज़रा जो उन्होंने गुफ्तगू की है वज़ीर आज़म साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में। हमारा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, हमारा वफाकी हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो उस पर कोई तंकीद नहीं करूँगा। उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लीड करेगा इस मुश्किल वक्त।
मैं कहता हूं बिलावल भुट्टो साहब, आज आपने ये साबित कर दिया है, मैं कहता हूं इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कोई, कि वाकई आपकी रगों में भुट्टोस का खून है। आपने बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी बेसरोपा बातें भी की हैं, टेलीविजन पर आप पर तनकीद भी हुई है आपने बहुत, लेकिन आज इस मुसीबत की घड़ी में, इस आफत में, आज आपने ये जो बात कही है, आप तारीफ के मुस्तहक हैं। आपने अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रख के आपने इस बात को तस्लीम किया है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। इख्तलाफात, हर रोज़ इख्तलाफात बयान कर आपने शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनके मुंह पे तमाचे मारे हैं। आपने इनको बताया कि तुम लोग बड़े नाअहल हो, तुम में कोई अहलियत नहीं है। जब पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं जहां जहां पर अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमतों के साथ खड़ी हुई हैं, ये वो मौका नहीं है। लेकिन ये इस कदर, मैं आपसे कहूं, इनमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है इस अपोजिशन में। खास तौर पे ये जो कल से परसों से हम बयानात सुन रहे हैं कि जी वो जुल्फी बुखारी ने ये कर दिया, अली जैदी ने ये कर दिया, इस मुल्क को फिरके की बुनियाद पर ये तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बिलावल भुट्टो हैज इमर्ज्ड एज ए नेशनल लीडर। आज जो उन्होंने बात कही है वो तारीफ के मुस्तहक हैं कि इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त बात इस नौजवान ने कही है कि लीडरशिप यही होती है कि आप अपने जो पर्सनल आपके जो बायसेस हैं आप उनको एक साइड पर रखें और फिर आप वो बात करें जिससे मुल्क को, कौम को फ़ायदा हो। राना साहब, आज बिलावल भुट्टो उम्र में छोटा है शाहिद खाकान अब्बासी से, ख्वाजा साद रफ़ीक से, इन तमाम लोगों से, लेकिन आज मुझे उनका जो सियासी कद है वो यूं नजर आया है, वहां पर खड़े हो गए हैं बिलावल भुट्टो जाके। बिल्कुल समीर साहब, आपने सही कहा कि आज जो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे इस बात का साफ जाहिर हो रही थी ये बात कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं और वो कौमी मामलात पर कौमी सोच अपनाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। आप देखें उनके अल्फाज पर ज़रा गौर करें कि वो बिलावल भुट्टो, वो पीपल्स पार्टी जो इमरान खान को सिलेक्टेड और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उन्होंने कहा कि हमारा वज़ीर आज़म आज इमरान खान है और उन्हें लीड करना चाहिए। तो कुछ वहाँ सवालात उन पर होने, इख्तलाफी किस्म के सवालात हुए, उन्होंने कहा मैं आज इस तरह के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज वाक़तन बिलावल भुट्टो ने यह साबित किया कि वो एक कौमी सियासी जमात के सरबराह है। बिल्कुल। जबकि दूसरी जानब जो दूसरी अपोजिशन जमात है मुस्लिम लीग नून, वो ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मैं लोहे का चना हूँ। और आपको शर्म नहीं आती? आप आज निकल के तो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चांद पर थूकना अपने मुंह पर थूकने के मुताबिक आपकी हैसियत और औकात लोगों के सामने है। इस मुल्क में आज सूरत हाल ये है कि 1.5 लाख 1.25 लाख बंदे के लिए एक वेंटिलेटर है और ये आपकी गवर्नमेंट रही सारी की सारी। और आपने पता नहीं, आपकी जमात ने पंजाब में 12 साल से 10 साल से आपकी गवर्नमेंट रही, वफाक में आपकी गवर्नमेंट रही। वो वजारत खारजा के ऑफिसर बोल रहे हैं आके राना साहब कि ये वो क्या कह रहे थे। बासत साहब ने बात की है, तस्लीम असलम साहबा ने बात की है और इनको शर्म नहीं आती। उन्होंने इनके मकरू चेहरे जो थे ना नवाज शरीफ साहब के, साबित कर दिए किस तरीके से जो बातें पहले मीडिया में कही जाती थी और पकौड़े साबित हो गया। समी साहब, तस्लीम असलम साहबा और अब्दुल बासत साहब ये बड़े बाकिरदार ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उन्होंने आकर कौम को बता दिया कि ये मोदी का यार है और ये बात गलत नहीं थी। ये वाकईतन इनके भारत में तजारती मफादात हैं। बासत साहब ने कहा ये सलमान शहबाज जो है ये फोन करता था कि वीजे दो इंडियंस को। जब वो वहाँ हाई कमिश्नर थे इंडिया में पाकिस्तान के अब्दुल बासत साहब, तो सलमान शहबाज उनको वो कहते हैं हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक कॉल आती थी कि इन इंडियंस को वीजे दो। बिल्कुल। और अब ये देखें, ये इनके लीडरान दोनों भगौड़े, शहबाज शरीफ भी और नवाज शरीफ भी। एक कहता मैं भाई की तीमारदारी के लिए गया हूं और एक बीमार बन के गया। ना किसी हॉस्पिटल, ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए, ना कोई टेस्ट हुआ और कुछ पता ही नहीं है क्या इलाज है और जुल दे के चले गए, चक्कर दे के चले गए। अगर गवर्नमेंट ने इनकी जो ह्यू एंड क्राई थी उसको देख के इनको भेजा वहां पे, इनकी चीखों पुकार सुन के, तो अब गवर्नमेंट पर भी तनकीद करते हैं। मैं कहता हूं कोई ये तो बस मैं अब उनको तशबीह नहीं दे सकता। साहब यहाँ मैं आपको बताऊं, ये आसफ जरदारी जो है ना,
वो नवाज शरीफ से कहीं ज़्यादा बीमार है। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि वो मुल्क से बाहर नहीं गए। ये आपको क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल, कासिफ जरदारी को ये क्रेडिट है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गए। और आज बिलावल ने देखें जो भी बात उन्होंने की होगी अपने वालिद से इस्तेमाल किया, हमारा वजीर आज़म मशवरे से, अपने वालिद साहब के मशवरे से बात की होगी उन्होंने। हमने बहुत तनकीद की है जरदारी साहब पर, बड़े हम उनके क्रिटिक हैं, लेकिन आज इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। और फिर आप देखें मुराद अली शाह साहब ने, जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस कदर बहादराना फैसले किए हैं, राना साहब इस कदर बहादराना फैसले किए हैं अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए कि जनाब वो, और ये आप देखिएगा सिंध में सबसे पहले ये बीमारी जो है ना, ये कंटेन और कंट्रोल होगी इंशाल्लाह। 20 लाख खानदानों के लिए उन्होंने एक महीने का राशन देने का बंदोबस्त किया, राशन बैग बनाए हैं, फंड्स कायम किए हैं, अपने पैसे दिए हैं उसमें उन्होंने। देखिए पंजाब भी, उस्मान बुज़दार साहब ने भी फंड कायम किया, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी, चीफ मिनिस्टर ने भी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुराद अली शाह ने जबरदस्त काम। दूसरा मैं आपको बताऊं राना साहब, इमरान खान की लीडरशिप ने भी कमाल काम किया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो चीनी का बहरान था, इसमें जो FIA ने जो बॉडी बनाई थी, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसके नतीजे में जो बहुत ही क्लोज इमरान खान साहब के जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को ये बताया कि उसमें खुसरो बुख्तियार और जहांगीर तरीन का नाम शामिल नहीं था। लेकिन मैं आपको आज ये खबर दे रहा हूँ बहुत बड़ी, बाज़ हलकों की जानिब से, बाज़ वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, बाखबर है, जो बाखबर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में वो ये बात लेके आए कि प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है जहांगीर तरीन साहब इसमें ना हो, लेकिन जिस अंदाज में इसकी तहकीकात की गई हैं और इसको आगे रोका गया है, तासुर जो है ये बढ़ता जा रहा है कि शायद बड़े करीबी लोग आपके इसमें मुलव्वस थे और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या किया प्राइम मिनिस्टर ने इस पर? राना साहब, प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन टीम में ISI का बंदा शामिल कर दिया है। उन्होंने उसकी एक्सटेंशन दे दी है, उसको चंद दिन और दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं और कोई भी मुलव्वस हो, जहांगीर तरीन क्या कोई भी मुलव्वस हो, अगर वो मुलव्वस है, आप हतमी रिपोर्ट मेरे सामने पेश करें, मैं आपको चंद दिन और देता हूं, किसी को माफ नहीं करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी करप्ट आदमी को माफ कर दे। ये है लीडरशिप राना साहब। देखें, पनामा की जब इन्वेस्टिगेशन हुई, JIT बनी, उसमें नवाज शरीफ साहब का जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से झगड़ा ही ये था। इन्होंने कहा था चीफ जस्टिस से कि आप ये जो अभी जो लोहे के चने बनते हैं ना, ख्वाजा साद रफीक, इनके लीडर ने ये कहा साकिब निसार साहब से कि निकाल दें जी, ISI और MI का बंदा निकाल दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको ये जवाब दिया, मैं कौन होता हूं निकालने वाला? आप जिस बेंच ने ये JIT बनाई है, अगर आप MI और ISI के बंदे को निकालना चाहते हैं तो आप उस बेंच में जाके दरखास्त दें। ये उस जवाब दीदा है। ये झगड़ा है आज साकिब निसार से नवाज शरीफ का और उनके पालतुओं का। समीर साहब, यही तो फर्क है कि एक दयानतदार वजीर आजम में और करप्ट वजीर आजम में, कि नवाज शरीफ जो थे वो करप्शन में खुद मुलव्वस थे। इमरान खान एक दयानतदार और ईमानदार वजीर आजम है, इसलिए उन्होंने कहा कि ISI के नुमाइंदे को शामिल करें। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिसने बेईमानी की, जिसने कौम के साथ धोखा किया, खयानत की है, उसको सामने लाएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब उस पर मैं आपको और बात बता दूं, कल ECC का इजलास था। जी भाईजान, ये इन्होंने पहले जो मिनिस्टर साहब हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने ये समरी भेजी थी कि 3 लाख टन शुगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, शायद उसकी कमी है। ये बात जहन में रखें कि शरीफ्स की भी बड़ी शुगर मिल्स हैं, सिंध का जो ख़ानदान है हुक्मरान, उनकी भी बड़ी शुगर मिल्स हैं। ECC के इजलास में बग़ैर कोई वजह बताए वो जो समरी थी 3 लाख टन शुगर बाहर से मंगवाने की, वो समरी वापस ले ली गई, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन में ISI का नुमाइंदा बैठ गया। इस वक्त मुल्क में शुगर केन, शुगर क्रशिंग का सिलसिला जारी है, पूरा इन फुल स्विंग है। हर शुगर मिल
अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रही है, बल्कि इन्होंने सड़कों को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब बीमार हैं। साहब है ना गालबन वजीर इंडस्ट्री। जी, मेरे वालिद साहब बीमार हैं। मैं शोरकोट जाता हूं हर दूसरे तीसरे दिन। वहाँ पर एक शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल है। राना साहब, शोरकोट से मोटरवे तक वो 3, 4, 5 किलोमीटर का रास्ता है, और वो इन शुगर, ये जो गन्ना लेके आ रहा है ट्रालियाँ, उसकी वजह से ब्लॉक होता है। कोई बंदा इतना ये माल बनाते हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो इन शुगर मिलों को टैक्स लगाए और एक लेन अलहदा बनवाए सड़कों के साथ, जहां पर इनकी ट्रॉली पार्क हो सके। इसलिए कि ये तो लोगों की जिंदगी, जहां जहां शुगर मिलें हैं वहां पर आपको पता है रात को कितने लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं ट्रालियों के पीछे जाके, और फिर ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो कोई बंदा ट्रैफिक खोलने वाला नहीं होता। इतनी जलालत होती है लोगों को, लेकिन काश्तकार कितने जलील होते हैं, इनको पैसे नहीं मिलते। यही प्रॉब्लम है इनकी। ये जो लोहे का चना बना हुआ है ना ख्वाजा साद रफीक, ये लोहे का क्या, कुछ भी नहीं है। ये उसी अदालत उज़्मा से रिलीफ मिला है, से रिलीफ लेके आए हैं। आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है जिसको ये गालियां निकालते हैं, साबिक चीफ जस्टिस, और वो कहते हैं जी कि हम जो है हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और वो। तो ये मैं आपको बताऊं, ये चाहिए गवर्नमेंट को कि इन शुगर मिलों पर पैसे लगा के, टैक्स लगा के, क्योंकि इन्होंने कॉटन ग्रोइंग एरिया का सत्यानाश किया है। ये शरीफ खानदान ने जो कुछ भी किया, कि वहाँ पर एक लेन बनवाई जाए जहाँ पर ये ट्रालियाँ खड़ी हो सके और लोगों की जो ट्रैफिक है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको जो बात बता रहा था, फ़ौरन वो जो, क्योंकि इसमें ये था कि इन लोगों ने, ये जो शुगर मिल वाले हैं, इन्होंने सारी की सारी शुगर स्टॉक कर ली कीमत बढ़ाने के लिए, और सरकार को ये कहा कि जी हमने बेच दी है। मैं आपको बताऊं, आपको भी लोग कहते रहे, मुझे भी जो बाखबर लोग थे शुगर इंडस्ट्री को जो जानते थे, वो यही कहते रहे कि सिर्फ इनसे ये पूछें कि जो आप कहते हैं ना स्टॉक आपने बेच दिया, बेचा किसको है उसका नाम बता दें, और वो पैसा कहाँ है जो, और वो पैसा कहाँ है जो आपने वहाँ से वटाई की थी, इन काश्तकारों को दे दें। तो अब जैसे ही ISI का नुमाइंदा आया है भाईजान, वो समरियाँ वापस हो गई हैं। ये बचने वाले नहीं हैं, और इमरान खान किसी को रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने कहा है कि कोई, चाहे कोई तहरीक इंसाफ का है, किसी जमात का है, खान माफ़ नहीं करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को छोड़े। तो ये है लीडरशिप। मैं कहता हूँ कि बिलावल ने भी आज लीडरशिप का मुजाहरा किया, और इमरान खान जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, उन्होंने भी ये साबित किया है कि वो कोई इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई कितना उनका पुराना साथी है, कैसे वो उनके साथ है, नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ये पूरा हिसाब किताब होगा और हम पूरा हिसाब किताब लेंगे। देखें, इमरान खान साहब ने भी, शमी साहब, थोड़ा देर से सही, लेकिन जो सूबा सिंध के वज़ीर आला की तरफ से नाम दिए गए थे IG के लिए, इमरान खान साहब ने उनमें से एक नाम की मंजूरी दे दी। उन्होंने IG सिंध की जो वही नाम जो 3 थे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजे थे, उन्हीं में से एक नाम को किया। इसका मतलब है वर्किंग रिलेशनशिप बनाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बिलावल भुट्टो की जो हैसियत है उनकी पार्टी की, चीफ मिनिस्टर मुराद शाह, वो एक्सेप्ट किया। उनका जो मैंडेट है उसका उन्होंने एहतराम किया, उसके वो साथ चल रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी शुरुआत है। जब क्राइसिस आता है ना राना साहब, तो जो असल जो लोग होते हैं, जो जिन पर कौमों को नाज होता है, उनकी लीडरशिप, उनकी सलाहियतें निकल के बाहर आती हैं उस क्राइसिस में, और पता चलता है कि कौन क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है राना साहब, उन्होंने ये बात आज ये साबित की है, ये बात जब की है कि वो इस मुल्क को आगे जाकर इसको लीड करने की अहलियत रखते हैं। वो उनमें इतना दमखम है कि वो अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को एक साइड पे रख के वो तंग नजर नहीं है, काम करे। तंग नजर नहीं है वो। जिस तरह ये नून लीग वाले हैं ना, बिलावल भुट्टो में वो तंग नजरी नहीं है। बिल्कुल ये साबित कर दिया उन्होंने। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, लेकिन मैं जब वक्फे से वापस आता हूँ तो हम ये तंग नजरी की बात कर रहे हैं और खुले दिल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में PSL हुआ, जहाँ पर हम इतने खुले दिल के लोग हैं कि उसकी जो भी प्रोडक्शन थी, जो भी उसकी ब्रॉडकास्टिंग थी, वो जिस कंपनी को भी दी गई, उसने आगे इंडियंस को वो आउटसोर्स की, और दर्जनों की तादाद में इंडियन प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पर आए। अब जब वो यहाँ से वापस गए हैं तो पाकिस्तान ने किस खुले दिल का मुजाहरा किया, और भारत ने अपने ही उन शहरियों के लिए, नरेंद्र मोदी ने, RSS ने किस तंग नजरी का मुजाहरा किया, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये जो इंतहा पसंदी है, ये किस कदर मकरूह सोच है,
और दुनिया को किस तरह ये बर्बाद कर रही है। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में हम दुनिया जिस तरह कोरोना को ट्रीट कर रही है उस पर भी बात कर रहे हैं, कुछ तंग नज़री की बात भी कर रहे थे। मैं आगे जाके आपको, जो मैंने पहले इब्तिदा में ज़िक्र किया कि किस तरीके से वुहान में इसको कंट्रोल किया गया, कैसे ये बीमारी जो है ये कंट्रोल की गई, क्योंकि इसको कंट्रोल करना नहायत ज़रूरी है। जो नया स्ट्रेन है, जो नया वायरस है, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बताया जा रहा है कि वो पहले वायरस से बहुत ज़्यादा डेडली है। मैं कोई पैनिक नहीं फैलाने की बात कर रहा, लेकिन वो जो नया वायरस है इसी का वो नौजवानों में भी हलाकतों का बायस बन रहा है और बड़ा एक्यूट नमूनिया उससे हो रहा है। तो इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि वो हिफाजती तदाबीर अपनाई जाएँ कि ये जो बीमारी है इसको फैलने से रोका जाए। यही इसका सबसे बड़ा इलाज है कि इसको फैलने से रोका जाए। मैं आता हूँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक जो काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी, उन्होंने साहब तंग नज़री की हम बात कर रहे थे। PSL हुआ और उसमें जो उसका ओपनिंग सेरेमनी थी और ये जो सारी इसका ब्रॉडकास्ट हुआ, इसका ठेका बज़ाहिर तो एक पाकिस्तानी को दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको आगे आउटसोर्स किया। तकरीबन 100 से ज़्यादा इंडियन जो थे ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्निकल स्टाफ, वो वहाँ पे आया। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। भारत के नहीं, हमारे मुंह पर यह तमाचा था इसलिए कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल सही। और किसी ने इसको 100% सही है भाई। देखिए ना, इंडिया पाकिस्तानियों को किसी तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये को पूछे इनसे क्रिकेट बोर्ड से कि ये PSL के जो ये सारी जो तकरीबात थी या ये जो सारी कवरेज थी, उसके लिए ये इंडियंस को क्यों आपने ठेका दिया? क्या पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया? पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कमाल के प्रोड्यूसर मौजूद हैं, एक पाकिस्तान टेलीविज़न की वो एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, और ये इन्होंने उनको दे दिया। अच्छा जी, खैर किसी ने बात नहीं की, क्रिकेट का एक जुनून था और समहाउ द अदर ये चीज़ मीडिया में नहीं आ सकी, पी गया, मीडिया पी गया इसको और ये चीज़ चली गई। अब क्या हुआ? कोरोना का मामला उभरा तो PSL के जो मैचेस हैं उनको इसलिए मुलतवी कर दिया गया कि जब ये ख़त्म होगा कोरोना का इशू तो वो मैचेस होंगे, तमाशाई आएंगे, तो वो जो एक हमारा एक क्रिकेट के हवाले से PSL को कामयाब बनाने के हवाले से जो एक ड्रीम था, वो अच्छा फ़ैसला है कि आपने मैच मुलतवी कर दिया। ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स थे, अब जब वीज़ा मिलता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो उसमें एक टेक्निकल चीज़ ये होती है कि आपका मोड ऑफ एंट्री और एग्ज़िट उस पे वीज़े में दर्ज होता है कि जी आपने बाई लैंड आना है, बाई सी आना है, बाई एयर आना है। वो जो उसमें दर्ज होता है उसी के ज़रिए ही आप आते हैं और जाते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री का भी मेंशन होता है। अब लाहौर से उन्होंने बज़रिया जहाज़ वापस जाना था और बज़रिया जहाज़ ही वो लोग आए थे जो इंडियन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। फ़्लाइट्स का शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा था, चीज़ें इस तरह से हो रही थी। उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारी वजारत दाखिला से ये रिक्वेस्ट की कि आप अमेंड कर दें और बजाय इसके कि हम जहाज़ के ज़रिए जाएं किसी तीसरे मुल्क में और फिर वहाँ पर पहुँचे या डायरेक्ट फ़्लाइट लेके पहुँचे, अभी फ़्लाइट्स उस तरह से शेड्यूल ऑपरेट नहीं हो रहा, तो आप ये करें कि हमें वाघा बॉर्डर से एग्ज़िट की इजाज़त दे दें। हम तो खुले दिल के लोग हैं पाकिस्तान, हम तो ये कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वजारत दाखिला ने खुले दिल का मुजाहरा किया और उनकी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करके उनसे ये कहा कि ठीक है, आप वाघा के ज़रिए चले जाएं। अपने रूल्स को अमेंड कर दिया उन्होंने। वो जो 29 प्रोड्यूसर्स और कुछ और लोग वो कल वाघा के ज़रिए चले गए इंडियन टेरिटरी में। अब जब वो इंडिया के हिस्से में गए तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन वाले थे इंडियन, उन्होंने कहा जी नहीं, आप तो इस रास्ते से आ ही नहीं सकते, ये आपके वीज़े में लिखा हुआ है, आपने तो बाई एयर जाना है, आप कहाँ से आ गए इधर?
उन्होंने कहा कि जी हमने वो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे पाकिस्तान की वजारत दाखिला से रिक्वेस्ट की थी, ये कोरोना का इशू है तो उन्होंने हमें इस बात की इजाज़त दे दी है, तो आप भी हमें जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, उनका हम इंडियन शहरी हैं। उन्होंने कहा आप जो कोई भी हैं आपको बिल्कुल, आप तो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल इजाज़त ही दी जा सकती है, आप वापस जाएं और वहाँ से बजरिया एयर जो आपका तरीका कार है उसके मुताबिक आपने इंडिया वापस जाना। अब अच्छी बात यह थी कि उन लोगों के मल्टीपल वीज़े लगे हुए थे, यानी ये पाकिस्तान आने जाने के मल्टीपल वीज़े। इधर इंडिया कोई ऐसा पाकिस्तानी जो बरतानिया का शहरी है, डुअल नेशनैलिटी है, जो अमेरिका का शहरी है, उसके पास अमेरिकन या बरतानिया का पासपोर्ट है, अगर उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसकी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो उसको ये कहता है कि आप अपने अमेरिकन या ब्रिटिश पासपोर्ट पर वीज़े की दरख्वास्त नहीं दे सकते, आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दरख्वास्त दें और अपना जो मुल्क जहाँ पर आप पैदा हुए थे वहाँ पर जाके दरख्वास्त दें, तो फिर हम आपको देखेंगे वीज़ा देना है या नहीं देना। इधर पाकिस्तानी हम तो बड़े खुले दिल के लोग हैं, कोई पुछ प्रीत ही नहीं है, मल्टीपल वीज़े कोई पूछने वाला ही नहीं है। मल्टीपल वीज़े उन इंडियंस को दिए हुए हैं जनाब, मल्टीपल। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम फिर वापस चले जाते हैं। मैं आज चेक नहीं कर सका, सुबह जो मेरे पास इत्तला थी वो यही थी कि वो वापस आ रहे हैं आज, और फिर इसके बाद बाई एयर अपने शेड्यूल के मुताबिक वो वापस जाएंगे, फ़्लाइट मिले या ना मिले। मैं चेक नहीं कर सका शाम में कि आगे उनका क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर वो जलील हुए इंडिया के शहरी अपने मुल्क में, और उनका कसूर ये था कि उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये उनकी तंग नज़री है राना साहब, और पाकिस्तान में कोई ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ जनरल कमर जावेद बाजवा से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये बात कहता हूँ कि ज़रा पूछें कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है जब आप उनको छोड़ के और भारत से आप ब्रॉडकास्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को मंगवा रहे हैं। ये भरा हुआ है पीटीवी इंतहाई इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट लोगों के साथ। ये तो मीडिया, प्राइवेट मीडिया तो अब आया है, आज से 20-25 साल पहले जो बड़ी बड़ी तकरीबात होती थी, जो कमाल के जो प्ले पाकिस्तान टेलीविजन ने, एक एसेट है पाकिस्तान टेलीविजन, और आप उनको छोड़ के आप वहां से बंदे बुलवा रहे हैं। राना साहब, इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कोई? ये आप देखें ना समी साहब, इसको आप क्या कहेंगे, हमाकत कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसको ये कहूंगा कि हमारी सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं, यानी आप माली फायदा भी, ये वही बात है राना साहब जो मैं आपको बताऊं। ये जो सलमान शहबाज जो आपने बताया, बासत साहब ने जो बात बताई है, फ़ोन करके कहता था इंडियंस को वीज़े दो, उनकी शुगर इंडस्ट्री में काम करते थे। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान में इंजीनियर्स की कमी है? क्या जो दूसरी शुगर मिले हैं उनमें सारे इंडिया से लोग आके काम करते हैं? ये समी साहब आपको याद है ना, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने हाँ कई साल पहले ये बात कही थी कि इनकी मिलों में इंडियन काम करते हैं। बिल्कुल। और जो इन्होंने जद्दा में मिल लगाई हुई थी वहां भी इन्होंने इंडियन रखे हुए थे, किसी पाकिस्तानी को काम नहीं करने देते थे। और अब ये बात भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर, एक इंतहाई मुहिब्बे वतन सफारतकार अब्दुल बासत साहब, और इन्होंने क्या घटिया कैंपेन उनके और तस्नीम असलम साहबा के खिलाफ चलाई है सोशल मीडिया पे। ये नून लीग के जो पुजारी हैं, जिनको सब लोग पटवारी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती इनको, कोई हया नहीं आती इनको, और वो आके निकल के, यानी करप्शन में आप जेल में गए, इनको शर्म नहीं आती कि जो माल बनाया हुआ है उसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब ये हमें विक्टिमाइज किया गया। कौन नहीं जानता ख्वाजा साद रफीक के वालिद के पास क्या था? साद, वो जो शेख रफीक साहब थे वो साइकिल था, ख्वाजा रफीक साहब जो थे साइकिल पे आते थे, और ये जो पैरागॉन और ये सब कुछ जो बनाया इन्होंने ख्वाजा साद रफीक साहब ने, भाई अगर आपने ईमानदारी से बनाया तो आप उसका जवाब दे दें। अगर आपके पास उसका मनी ट्रेल है तो आप अदालतों से छूट जाएंगे। आपको अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है ना। बिल्कुल। तो जो अगर कोई इदारा पकड़ता है किसी को तो कहते हैं जनाब ये इमरान खान ने पकड़वाया। यही तो बात है समी साहब कि यहाँ पे अगर तो आप ये देखें, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने बार बार उनके मुख्तलिफ फैसलों से ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर वाइब्रेंट है, आज़ाद है मुकम्मल। ठीक है। और ये जो लोग हैं, आपने अभी बात की समी साहब,
वो जो माल बनाया ना नून लीग की क़यादत ने, वो तो अपनी जगह वो मुल्क को लूटा। लेकिन ये जो बातें कही हैं अब्दुल बासत साहब ने और तस्नीम असलम साहबा ने, कमीशन बैठना चाहिए, ये बहुत तहकीकात होनी चाहिए, तकाजा करती हैं इसकी तहकीक। ये मुल्क से गद्दारी है। इस बारे में या कोई अदालती कमीशन बनाया जाए या इसमें मामले में कोई JIT बनाई जाए समीर साहब, ताकि इसमें जुर्म का तयन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किस कौन कौन इन जराइम में मुलव्वस है। आप देखें कुलभूषण का नाते थे नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, बड़े अहम मौज़ूआत हैं। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में जो कोरोना का मामला है उस पर बात हो रही है। बहुत सारे लोग इस सारे क्राइसिस में एक्सपोज हुए हैं। मैं आज वो डॉन के नए एडिटर हैं पिंडी के, उनका वो मैं कॉलम पढ़ रहा था, जिस तरह उन्होंने उस मजमून को शुरू किया और एक झूठी कहानी बयान की है उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से। उन्होंने अपने आप को ही एक्सपोज किया है कि क्या उनका लेवल है। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े कालम निगार, बड़े बड़े जुगादरी जर्नलिस्ट जो हैं, वो जब इस मौजू पर उन्होंने लिखना शुरू किया और जिस तरीके से उन्होंने करप्शन को छुपाने के लिए इसको आज़ादी सहाफ़त का मुकदमा बनाया है, उन्होंने अपने आप को ही एक्सपोज किया और पाकिस्तान के लोगों पर ये बात वाज़े हो गई कि ये जो एडिटोरियल पॉलिसी है इन इदारों की, वो मालकान से ही चलती है। बस मालकान की करप्शन करने की जो आज़ादी है वो ही आज़ादी सहाफ़त है, इससे ज़्यादा और कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। ये कानून से बालातर होकर मुलाकातें भी करने पहुंच जाते हैं और फिर हुकाम इन्हें मुलाकातें करवा भी देते हैं। एक ऐसा ब्लैक मेलिंग का सिलसिला चला रखा है इन्होंने। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ एक्सपोज होती जा रही हैं। अब जो असल मामला है कि वुहान में, चाइना में, जहाँ पर ये सारी बीमारी बज़ाहिर दुनिया कह रही है कि शुरू हुई, वहाँ पर चाइना ने उसको कंट्रोल कर लिया। वहाँ पहली जो मेडिकल टीम है वो वापस आई और आइसोलेशन में डाला। वहाँ पर उन्होंने एक हफ़्ते के अंदर अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया, फिर 15 हॉस्पिटल मज़ीद बनाया उन्होंने। और उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर शुबा था कि वो बीमार हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने क्वारंटाइन किया, उनको आइसोलेशन में रखा, क्योंकि यही इसका इलाज है। हमें भी इस आइसोलेशन की ज़रूरत है। और ये जो डिमांड एक आ रही है, अगर आप इस वक्त जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो उनसे बड़े पैसे चार्ज कर रहे हैं मेडिकल टेस्ट के कोरोना के, और लोगों के पास पैसे नहीं है, वेंटिलेटर्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से प्रॉब्लम है। तो जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है, ये नहायत ही ज़रूरी है कि एमरजेंसी मेडिकल डिक्लेयर करके ये जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं इनको कमांड एंड कंट्रोल और पाकिस्तान फ़ौज के ज़ेर एहतमाम दे देना चाहिए। वो इसको चलाएँ, इसको रन करें। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ शहरों में ये 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स हैं, इन सब को आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर देना चाहिए। नकलो हरकत पे जब आप पाबंदी लगाएंगे, जब आप सरकारी इदारे बंद कर देंगे। अब देखें इंडिया में 22 मार्च को संडे वाले दिन पूरे इंडिया में कर्फ्यू लग रहा है और उन्होंने कहा किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी। मैंने पहले भी आपको कहा कि अमेरिका में भी लग रहा है। ये इन लोगों की बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें हैं। चौधरी सरवर साहब गवर्नर हाउस में रहते हैं, एक मियाँ बीवी हैं, उनसे कहें कि वो उस्मान बुज़दार साहब के पास शिफ्ट हो जाएं और पूरे गवर्नर हाउस को आइसोलेशन वार्ड में बना दें। जाती उमरा के भी सारे लोग, वालदा साहब भी नवाज शरीफ साहब की बाहर हैं, वो ख़ुद भी बाहर हैं, एक मरियम नवाज साहबा हैं, वो एक कमरे में आ सकती हैं या मॉडल टाउन अपने घर जा सकती हैं, उसको भी आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर देना चाहिए। और ये मैं कोई सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, इन लोगों को खुद ही ऑफ़र करनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके बड़े बड़े घर हैं, आपने इस मुल्क से लूट के ही सब कुछ बनाया, गरीबों को थोड़ा सा रिटर्न भी दे दें। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, एमरजेंसी मेडिकल लगा के तो इख्तियार सारा हॉस्पिटल्स का और ये जो इस हवाले से है फ़ौज को दे देना चाहिए। उसमें वो जो एक कमांड स्ट्रक्चर बने वो फ़ौज के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें असिस्ट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उसको असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मामला सारा फ़ौज के हवाले करना चाहिए। दुनिया में ऐसा हो रहा है, वहाँ पर अमेरिका में ऐसा हो रहा है, स्पेन में ऐसा हुआ है, इटली में ऐसा हुआ है, फ्रांस में ऐसा हुआ है, क्योंकि फ़ौज इक्विप्ड होती है, कैपेबल होती है एमरजेंसी और जो क्लेमिटी हिट एरियाज़ हैं उनको काबू करने के लिए। और हमारी फ़ौज
हमें बिल्कुल उस पर बड़ा, उन पर हमें गरूर है, उन पर हमें इत्मीनान है, उन पर। राना साहब बिल्कुल, हमारी फौज ने समी साहब जब कभी भी इस तरह की कोई आफात आई है तो बड़ा काबिल फ़ख्र काम सरअंजाम दिया है। और आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये किस लिए रखे हुए हैं, ये आपने बड़े बड़े होटल, आपको क्या ज़रूरत है कि आप खेमे लगा के कोई इस तरह के आइसोलेशन वार्ड्स बनाएं। आप फौरी तौर पर 15-20 दिन या 3 हफ्तों या 1 महीने के लिए बड़ी बड़ी जायदादों को टेक ओवर कर लें, आप टेक ओवर कर लें। वहाँ कमरे भी मौजूद हैं, बाथरूम भी मौजूद हैं, कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं। और आप मरीज को अलग में बहुत सारी जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, ये लोगों की, गरीबों की दौलत लूट कर बनाई गई है। पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तानी की दौलत, तो वो पाकिस्तान के लिए काम आ जाएंगे। मालकान है वो भी कोई कार्य खैर में मैं तो कहता हूं, बल्कि वो जो शकीलुर रहमान साहब का 54 कनाल का जो घर है ना, वो खुद तो जेल में है, उसको भी आइसोलेशन वार्ड बना देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है उसमें? बिल्कुल उन्हीं की प्रॉपर्टी रहेगी ना। समी साहब ये करना चाहिए। हाँ। हमें देखें, बहसीयत कौम आगे बढ़ना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी दरख्वास्त है कि एक तो उसके लिए नए वसाइल की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जितने बड़े बड़े ये होटल्स हैं इनको, और प्राइवेट जो बड़े बड़े घर हैं इनको, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं भाईजान, इन सब को फौरी तौर पर नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के मातहत करें। बिल्कुल। और इनका इंतजाम संभालें और मरीजों को यहाँ पे शिफ्ट करें, ताकि गरीब लोगों को जो पैसे चार्ज हो रहे हैं, लोग जाते हैं इतने हजारों रुपए मांगते हैं कोरोना टेस्ट के, ना वेंटिलेटर है ना कुछ है। बहरहाल मुझे बताया गया कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। और नाज़रीन, मैंने कोई बात, ये कोई तंज़ नहीं कही, ये ज़रूरत है इस बात की कि आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं, जगह बनाई जाएं, और जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी जगह हैं उनको गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है इमरजेंसी लगा के, और कमांड एंड कंट्रोल के तहत उन्हें कर दिया जाए और पाकिस्तान की फ़ौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक क्लेमिटी हिट एरिया है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।